हेलो एवरीवन, सारन गुरु की डिजिटल दुनिया में मैं निहाल पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग 10वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तीसरे पाठ की ओर, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेंगे लेसन को शुरू करने से पहले। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है 10th के इतिहास का, वो यूरोप में राष्ट्रवाद है। यहाँ से पहली क्लास में आप लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में कुछ जानकारियां ली होंगी। इसके बारे में मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और ये चीजें अच्छे से आपके समझ में आ जाए। साथियों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और उसके हितों को सर्वोपरि मानता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, एक भावना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी देशभक्ति को, अपने राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है और उसके हितों को यानी कि राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर मानता है। मतलब व्यक्तिवाद से ऊपर राष्ट्र को जब माना जाएगा तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाएगा। यानी कि हम अपने सुख सुविधाओं का ध्यान न रखकर राष्ट्र के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं, तो इसे राष्ट्रवाद कहा जाएगा। यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की भावना से जुड़ा होता है। यानी कि राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा पनपती है, उसके लिए भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की भावना भी उत्तरदायी होती है। यानी कि इन सबके मिले जुले प्रभाव से ही राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी है तो सीधे तौर पर उसका अर्थ ये निकलता है कि जिस क्षेत्र में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है वो, या जिस देश का वो खुद को वासी समझता है, उसके हितों के लिए वो पूरी तरह से समर्पित रहता है। यानी कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के प्रति प्रेम या देशभक्ति ही उसके लिए सबसे ऊपर है। उसके लिए भले ही उसे अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़े या अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटता है। आगे चलते हैं, हम लोग समझेंगे हिंद चीन क्या है। ध्यान रखिएगा, हिंद चीन जो है ये एशिया का वह क्षेत्र है जहां पर प्राचीन काल में हिंदुस्तान, हिंद यानी हिंदुस्तान यानी भारत, और चीन दोनों का प्रभुत्व देखने को मिलता था। प्रभुत्व इस सेंस में कि सांस्कृतिक, यानी कि पूरी तरह से न तो ये भारत के कब्जे में था, न ही चीन के कब्जे में था। यानी राजनीतिक कंट्रोल यहाँ पर नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक बार हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हिंद चीन के क्षेत्र को। साथियों, यहां पर सामने आपको जो नक्शा दिख रहा है वो एशिया का है और यहां पर दिख रहा होगा आपको भारत। ये हमारा इंडिया आपको दिख रहा है पूरा। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए इधर भूटान है, नीचे की तरफ यहाँ बांग्लादेश को आप लोग देख सकते हैं, और आगे बढ़ के ये सीमा म्यांमार से लग जाती है हमारी। म्यांमार से थोड़ा और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो थाईलैंड का क्षेत्र है, और यहाँ पर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के राज्य देखने को मिलते हैं। हिंद चीन का जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से इसी टेरिटरी को कहा जाता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र को। ध्यान रखिएगा, ये पूरा वियतनाम का क्षेत्र है, यहाँ चीन से सटा हुआ। यहाँ बीच में लाओस है, ये चीन और म्यांमार दोनों से सटा हुआ है, और यहाँ पर नीचे आप लोग कंबोडिया को देख सकते हैं। ये ऊपर चाइना का एरिया है, ये जितना भी पीला पार्ट दिख रहा है ये सब चीन का एरिया है, और यहाँ तक है भारत। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन दोनों के काफी समीप होने के कारण यहाँ पर भारत का भी सांस्कृतिक प्रभाव था और चीन का भी सांस्कृतिक प्रभाव था। यहाँ पर हम लोग हिंदू धर्म के भी चीजों को देखेंगे, और यहाँ पर
चीन का, चूंकि इस समय बौद्ध धर्म वहां पर पनप रहा था, बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था, तो बौद्ध धर्म का भी प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस मैप में मैंने इस एरिया को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा दिया है। ये लाओस का एरिया हो गया पूरा ग्रीन में जो आप देख रहे हैं, ये पूरा लाओस है। इसके उत्तर में यहां पर चाइना नजर आ रहा है। यहां पर टोंकिन का क्षेत्र है और नीचे यहां पर ये पीला वाला पार्ट अन्नाम दिख रहा है, और यहां पर ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये कोचिन चीन है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये टोंकिन अन्नाम या कोचिन चीन जो है ये वियतनाम के हिस्से हैं। इस समय ये प्रांत अलग अलग हुआ करते थे, और यहां पर ये कंबोडियाई राज्य है, लाल रंग में जो आप देख रहे हैं। टोंकिन की खाड़ी से लगा हुआ हमें टोंकिन राज्य देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अन्नाम है, और यहाँ पर कोचिन चीन नीचे देखने को मिल रहा है। ये तीनों ही वियतनाम के हिस्से हुआ करते थे, इधर लाओस और इधर कंबोडिया। यही सारे क्षेत्र हिंद चीन कहलाते थे, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्या कारण रहे कि यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि जब पढ़ते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके कई क्षेत्र ऐसे थे जो कि हिंद यानी कि हिंदुस्तान से प्रभावित थे, और कई क्षेत्र ऐसे थे जो कि चीन से प्रभावित हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा भी है कि प्राचीन काल से ही वियतनाम के, मैंने बताया था, टोंकिन, अन्नाम और कोचिन चीन, ये तीनों वर्तमान वियतनाम के हिस्से थे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वियतनाम के टोंकिन और अन्नाम में, टोंकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था। और यहाँ शी हुआंग टी नाम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, चीन से प्रभावित नाम है यहाँ पर, और हिंदी नाम ये है नहीं कि आसानी से समझ में आ जाए, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। शी हुआंग टी एक राजा का नाम है, और उसके पश्चात यहाँ पर यानी कि हिंद चीन में मेनली टोंकिन और अन्नाम में, टोंकिन और अन्नाम एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखिए, ये टोंकिन है और ये अन्नाम है, ये चीन वाला रीजन है। चीन से बिल्कुल सटे हुए होने के चलते यहाँ पर चीन का प्रभुत्व देखने को मिलता था। तो टोंकिन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था। पहले वहां पर शी हुआंगटी का शासन था, राजा था यहाँ का शी हुआंगटी। उसके बाद से हान, मिंग एवं मंचू वंश की सत्ता आती है। ये चीनी राजवंशों के नाम है। इनसे चीनी प्रभुत्व के बावजूद इस क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान, भाषा और लिपि का विकास होते रहा। यानी कि चीन का यहाँ पर राजनीतिक शासन तो था, लेकिन इस क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति यानी कि यहाँ पर वियतनामी संस्कृति विकसित होती रही थी। जैसे कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, राजनीतिक अधिकार तो अंग्रेजों का रहा था, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को नहीं भूला, भारतीय अपनी संस्कृति से दूर नहीं हुए। यानी कि विदेशी शासन होने के बावजूद भी जिस तरीके से भारत में अपनी संस्कृति को बचाए रखा गया, वैसे ही वियतनामियों ने भी चीनी शासन के अधीन होने के बावजूद भी अपनी भाषा और संस्कृति को विकसित किया। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा इन क्षेत्रों में यानी कि टोंकिन और अन्नाम में बौद्ध धर्म के अलावा कन्फ्यूशियसवाद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कन्फ्यूशियसवाद क्या था? कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक थे और इनकी विचारधारा को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। ये एक धर्म की तरह वहां पर विकसित हुआ था। तो बौद्ध धर्म का भी प्रभाव इन क्षेत्रों में था और कन्फ्यूशियसवाद का भी क्षेत्र था। वहीं जब हम कंबोडिया की बात करते हैं और लाओस की बात करते हैं तो ये क्षेत्र मुख्यतः भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे और यहाँ मुख्यतः हिंदू धर्म का विकास हुआ था। लिखा भी है यहाँ पर, लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में भारतवंशी शासकों द्वारा कंबुज राज्य की स्थापना की गई। कंबोडिया जो है उसका प्राचीन नाम कंबुज हुआ करता था और यही बाद में नाम बदलते बदलते कंबुज से कंबोडिया हो जाता है। 12वीं शताब्दी में
राजा, यहां पर राजा लिखा हुआ है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किया जाता है। कंबुज के राजा थे, हिंदू शासक थे और भारतवंशी थे, यानी कि भारत से इनके पूर्वज संबंधित थे। और ये राजा सूर्यवर्मन द्वितीय अंगकोर वाट का मंदिर बनाते हैं और 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो जाता है। पहले हम लोग एक बार अंगकोर वाट का मंदिर देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है अंगकोर वाट का मंदिर। क्या है ये? अंगकोर वाट मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया देश में स्थित है। जो हिंद चीन का क्षेत्र आता है वो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है और अंगकोर वाट का मंदिर कंबुज या कंबोडिया में है। कंबोडिया का ही प्राचीन नाम कंबुज हुआ करता था और वहां के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। अभी तो फिलहाल दुबई में भी एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी तक जो भी मंदिर बने हुए हैं पूरे विश्व में, उनमें ये सबसे बड़ा मंदिर है। हिंद चीन में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 16वीं शताब्दी तक यहाँ कंबुज राज्य का पतन हो गया था, यानी भारतवंशी शासकों का पतन हो चुका था। इसके बाद हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियां आती हैं। यूरोप से समुद्री मार्ग की जब खोज हो गई भारत आने की, तो अलग अलग व्यापारिक कंपनियां यूरोप से भारत और एशिया के अन्य देशों से व्यापार करने की दिशा में अग्रसर हुई। और जब हिंद चीन की बात आती है तो यहाँ सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद से आते हैं डच यानी हॉलैंड के निवासी। इसके बाद से आते हैं अंग्रेज और इसके बाद से ये फ्रांसीसी लिखा हुआ है। सबसे बाद में आते हैं फ्रांसीसी। भारत में भी व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम लगभग यही रहा था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने, जो भी मैं मार्क कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा के समुद्री मार्ग खोजने के बाद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के व्यापारिक संबंध यूरोप से जुड़ गए। 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचता है समुद्री मार्ग से, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। हालांकि ये बात सही नहीं है। वास्को डिगामा से पहले भी भारत का विश्व के विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध था और विश्व के देश जानते थे। वास्को डिगामा ने वास्तव में क्या किया था, उसने भारत तक पहुंचने की, यूरोप से भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज की थी और 1498 ईस्वी में वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। इसके बाद से अन्य पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापार करने आने लगे। क्योंकि वास्को डिगामा जब यहाँ से वापस गया काली मिर्च और अन्य गरम मसाले लेकर, तो 60 गुना मुनाफे पर उसने यूरोप में जाकर उसे बेचा। जब अन्य व्यापारियों को पता चला तो उनमें होड़ मच गई कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग भारत जाएं और वहां से मसालों का व्यापार करें ताकि जल्दी से जल्दी हम भी समृद्ध हो जाएं। तो इस दिशा में जब भारत में लगातार कंपनियां आने लगी, भारत में इनके बीच कंपटीशन काफी बढ़ गया, तो अन्य कंपनियां आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ने लगी और भारत से काफी पास होने के चलते दक्षिण एशिया के ये राज्य जो थे, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन क्षेत्रों में भी व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है। 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार आरंभ हो जाता है। मलक्का एक जलडमरू मध्य है। मलक्का क्या है? जलडमरू मध्य। इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य का हो जाता मतलब होता है दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला चैनल हम कह सकते हैं, जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो भूखंडों को अलग अलग करता है। ध्यान रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू मध्य आज भी विश्व के सबसे व्यस्ततम जल मार्गों में शामिल है और भारत का सबसे ज्यादा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में मलक्का को अपने व्यापार का केंद्र बनाया और हिंद चीन के देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया।
17वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों का हिंद चीन में प्रवेश। हम देखते हैं कि यहाँ पर पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी में यहाँ पर आते हैं और फ्रेंच उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। 1862 में कोचिन चीन पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, 1863 में कंबोडिया पर, 1884 में अन्नाम पर और 1904 में लाओस पर। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये पॉइंट्स याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर से इन चारों क्षेत्रों को मैं मैप पर दिखा देना चाहूंगा। ये रहा हमारा मैप। और यहाँ भी छोटे में दिख रहा है, यहाँ पर लाओस है, ये कंबोडिया है और ये पूरा का पूरा वियतनाम का रीजन है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये तोंकिन है, ये अन्नाम का क्षेत्र है और सबसे नीचे कोचिन चीन का। चूंकि ये जल मार्ग से ज्यादा नजदीक है, यहाँ से जल मार्ग से होके जब आया जाएगा तो सबसे पहले कोचिन चीन आता है। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कोचिन चीन में ही 1862 में अपना उपनिवेश स्थापित किया और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अन्नाम, कंबोडिया, लाओस और टोंकिन के क्षेत्रों में भी फैल जाते हैं। आगे क्या होता है? आखिर फ्रांस ने उपनिवेश स्थापित क्यों किए? क्या कारण था कि फ्रांस को अपने क्षेत्र से यानी कि यूरोप से इतनी दूर आकर हिंद चीन में अपने उपनिवेश स्थापित करने पड़े? और भारत में अपने उपनिवेश स्थापित इसने क्यों नहीं किया? ध्यान रखना, फ्रांसीसी उपनिवेश भारत में भी स्थापित किए गए थे, पांडिचेरी वगैरह कुछ क्षेत्र उस समय शामिल थे इसमें, लेकिन अंग्रेजों से इन्हें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और बेदरा के युद्ध में जब फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं तो भारत से लगभग ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाते हैं। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। सबसे ज्यादा इनमें टकराव होता था। अंग्रेज अपने व्यापारिक फायदे के लिए काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और फ्रांसीसी अपनी व्यापारिक कंपनी के माध्यम से लाभ कमाना चाह रहे थे। लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्रांसीसी कंपनी प्राइवेट थी और जो इंग्लैंड की कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था। फ्रांसीसी कंपनी को जो भी खर्च करना रहता था, जो भी कार्य करने रहते थे, उसके लिए संसाधन उसे स्वयं जुटाना पड़ता था। उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, इसलिए ये अंग्रेजों से काफी पिछड़ते जा रहे थे व्यापार में। हिंद चीनी क्षेत्र दोनों ओर भारत और चीन से जुड़े होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से उपयुक्त लगा। वापस देखते हैं मैप को। दोनों तरफ से, यानी कि एक तरफ से ये चीन से जुड़ा हुआ है, ये रहा हमारा हिंद चीन का क्षेत्र, ये पीला वाला पार्ट है चाइना का, और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भारत की सीमा यहाँ म्यांमार तक विस्तृत थी। म्यांमार का उस समय नाम बर्मा हुआ करता था। यहाँ तक एक तरफ से ये भारत से सटा हुआ था और एक तरफ से चीन से सटा हुआ था। तो व्यापारिक रणनीतिक दृष्टि से ये काफी उपयुक्त था, यानी कि अगर यहाँ कोई केंद्र बनाता तो चीन में भी अपना प्रसार कर सकता था, प्रभुत्व जमा सकता था, और भारत में भी अपना प्रभुत्व जमा सकता था। तो इसका लाभ उठाया फ्रांसीसियों ने और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। ध्यान रखिएगा, उपनिवेशों की स्थापना का सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहा था कि उद्योगों के लिए, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई थी, इंग्लैंड से शुरू हुई थी, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। कहाँ से कच्चा माल मिलेगा? तो इन क्षेत्रों में, यानी कि एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर मात्रा में भरे हुए थे। यहाँ से ये लोग प्राकृतिक संसाधनों को ले जाते थे और अपने देश में और यूरोप में ले जाकर के उनसे अलग अलग वस्तुएं तैयार करके बेचा करते थे। और दूसरा फायदा क्या होता था? तैयार वस्तुओं के लिए बड़े बाजार की उपलब्धता। उस समय के हिसाब से एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे, यूरोपीय कंट्रीज के मुकाबले थोड़े गरीब हुआ करते थे। तो इस वजह से यहाँ के लोगों के पास एक तो तकनीक नहीं थी और दूसरे धन की कमी के कारण इनके पास वैसे
नए युग की वस्तुएं खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं हुआ करता था। अब जब इंग्लैंड में जैसे नए नए कपड़े बनने लगे, मशीनों से बुने हुए कपड़े, वो कपड़े सॉफ्ट होते थे, हल्के होते थे और सस्ते होते थे। जबकि भारत में या अफ्रीका के देशों में जो कपड़े बनाए जाते थे वो मेनली हथकड़घे पर बुने जाते थे, इस वजह से मोटे होते थे और पहनने में उतने आरामदेह भी नहीं होते थे। तो जब ये नई वस्तुएं इन क्षेत्रों में आई, यानी कि यूरोप से अफ्रीका में आई, एशिया में आई, तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी, बहुत ज्यादा बिक्री होने लगी, जिससे काफी लाभ पहुंचा यूरोप को। तो दो लाभ हुआ, एक तो औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल मिल गया और दूसरा वस्तुओं के लिए, तैयार वस्तुओं के लिए एक बड़ा बहुत ही वृहत बाजार मिल गया और यहाँ की आबादी भी यूरोप से ज्यादा थी, इसके चलते यहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं को बेचने से उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ। और क्या लाभ था? कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि की उपलब्धता। हिंद चीन के क्षेत्रों में इन प्राकृतिक खनिजों की बहुलता पाई जाती थी, तो इस वजह से भी फ्रांस ने यहाँ पर उपनिवेश बनाया ताकि इन खनिजों को निकालकर और अपने देश में प्रयोग कर सके। रबड़ एवं धान के उत्पादक क्षेत्र, यहाँ रबड़ और धान की काफी खेती हुआ करती, मतलब काफी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर रबड़ और धान का उत्पादन होता था। और पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिवेशीकरण से संबंधित। पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना। यूरोपियों का मानना था कि उनके अलावा, यानी यूरोप के अलावा जो भी क्षेत्र हैं विश्व में, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब के निवासी असभ्य और जंगली हैं, ये उनकी मानसिकता थी और वे चाहते थे कि उनको सभ्य बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर कि विश्व में जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाया जाए। हालांकि ये केवल उनकी कोरी कल्पना थी, चूंकि न केवल भारत का बल्कि एशिया के अन्य देशों और साथ ही अफ्रीका के कई क्षेत्रों का भी जो संस्कृति थी, जो समाज था, वो यूरोपीय क्षेत्रों से काफी ज्यादा उन्नत हुआ करता था। और भारत की तो खैर बात ही नहीं करनी है, क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और व्यापारिक रूप से यूरोप से काफी ज्यादा उन्नत हुआ करता था। ये केवल यूरोपीय सभ्यता के लोगों का भ्रम था कि अन्य क्षेत्रों के लोग पिछड़े हुए हैं और उनको सभ्य बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब फ्रांसीसी उपनिवेशों की जब स्थापना होती है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? फ्रांस जब अपना उपनिवेश स्थापित करता है हिंद चीन में, तो सबसे पहले होता है कृषि और आर्थिक परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कृषि और आर्थिक परिवर्तन। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का निर्माण और जल निकासी का प्रबंध। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने, जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, रबर और धान के उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते थे, तो ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नहरों का निर्माण किया गया। इसका सीधा उद्देश्य था कि खेती बढ़ेगी तो उससे प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा फ्रांस को, यानी कि ये हिंद चीन के निवासियों के लिए नहीं किया गया कि यहाँ नहरें बनाई गई, बल्कि अपने लाभ के लिए। जैसे अंग्रेजों ने भारत में नहरें बनाई ताकि यहाँ पर कृषि कार्य होगा, ज्यादा उपज होगी तो ज्यादा लगान वो वसूल सकेंगे, वैसा ही कार्य फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में किया। और जल निकासी का भी, खेतों से जल निकासी का प्रबंध भी किया गया ताकि फसलें बर्बाद नहीं हो। दलदली भूमि, जंगल आदि में कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। चूंकि यहाँ पर आबादी कम हुआ करती थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा कृषि क्षेत्र नहीं बनाए थे। अब क्या किया फ्रांसीसियों ने कि दलदली भूमि को भी मिट्टी से भर के उनको बदल दिया कृषि भूमि में, जंगलों को काट कर साफ कर दिया और वहां पर खेती शुरू कर दी। तो खेती के लिए क्षेत्र बढ़ा और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा तो उपज निश्चित रूप से बढ़ेगी। और इसका क्या फायदा हुआ? 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। यानी कि अब तक केवल अपने उपज के लिए लोग यहाँ पर कार्य करते थे, अपने खाने कमाने भर के लिए उपजाते थे, लेकिन जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, नहरों का निर्माण हुआ, यानी कि सिंचाई की उपलब्धता भी बढ़ गई, तो इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ गया कि 1931 तक वियतनाम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया। निर्यातक का मतलब दूसरे देशों को बेचने वाला। अभी तक इसको
खुद के लिए पर्याप्त बस कर पाता था उत्पादन, अब ये बेचने भी लगा और बेचना इतना ज्यादा कि विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया, इतनी ज्यादा उपज इसके पास हो गई। दूसरा आता है क्या, श्रमिकों का शोषण। बड़े बड़े फार्मों और खानों में, यहां खानों होगा, बड़े बड़े फार्मों और खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाया जाता था। बड़े बड़े फार्म यानी कि जो फैक्ट्रियां थी या खान जो थे जहां से प्राकृतिक संसाधन यानी कि खनिज निकाले जाते हैं, वहां पर मजदूरों से काम करवाया जाता था। कैसे? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत, यानी कि एक एग्रीमेंट होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसके बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होती थी। तो काम करवाया जाता था, इससे श्रमिकों का शोषण काफी बढ़ गया। फिर क्या होता है, संरचनात्मक विकास। आधारभूत संरचना का यहाँ पर विकास किया जाता है, यानी कि विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़कों का जाल बिछाया गया। और इसके साथ ही जब सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, पटरियां बिछाई गई और सड़कें अच्छी बनाई गई, तो यहाँ पर परिवहन की सुविधा बढ़ी। परिवहन की सुविधा बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों से माल का आयात निर्यात करना आसान हो गया और इसका थोड़ा बहुत लाभ तो मिला वियतनाम को, क्योंकि अगर हमारे यहाँ अच्छी सड़कें रहें, अच्छी रेल रहे तो इसका उपयोग हम भी कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का कुछ लाभ तो मिला, लेकिन ज्यादातर लाभ फ्रांसीसियों को पहुंचा, क्योंकि इनके माध्यम से जो व्यापार होता था उसका सारा लाभ वे अपने देश में भेज देते थे। जैसे अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन करने के लिए रेल चलवाई। हालांकि रेल चलने से विभिन्न क्षेत्र के लोग आपस में जुड़े और राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा मिला, लेकिन मूल रूप से उसका आर्थिक लाभ जो था वो केवल और केवल अंग्रेजों को पहुंचा। फिर है शिक्षा और समाज पर प्रभाव। शिक्षा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? चीनी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अंग्रेजों ने भी भारत में यही नीति अपनाई, भारतीय भाषाओं को समाप्त करके, क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करके अंग्रेजी भाषा थोप दी, ताकि स्थानीय लोग अधिक शिक्षा प्राप्त न कर लें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाएं। और वैसे ही यहाँ पर फ्रांस करता है हिंद चीन में, चीन या क्षेत्रीय भाषाएं जो भी बोली जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया और फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अब जो लोग फ्रांसीसी भाषा नहीं समझ पाते थे वो शिक्षा में काफी पिछड़ जाते थे और आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। कैसे? स्कूल की अंतिम परीक्षा में, माने कि ईयर एंड में जो एग्जाम होता था उसमें अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता था ताकि बच्चे ज्यादा पढ़ लिख कर आगे न बढ़ पाए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो पाए, साथ ही फ्रांस के अत्याचारों के का विरोध करना न शुरू कर दें। इसलिए ऐसी नीति फ्रांस ने अपनाई हिंद चीन में। 1920 के दशक तक हनोई विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वियतनाम का, इसको बंद कर दिया गया और स्थानीय जनता और कोलोनों की सामाजिक स्थिति में अंतर बना रहा। कोलोन कौन थे? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उनको कोलोन कहा जाता था। इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, यानी एक तो ये पैसे वाले थे और दूसरे, जैसे अंग्रेज भारत में स्वयं को श्वेत कहकर बाकी भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें नीची निगाह से देखते थे, वैसे ही यहाँ पर कोलोन भी हिंद चीन के निवासियों को अपने से नीचा, असभ्य और बर्बर समझते थे और उनका अपमान करते रहते थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? हमने पढ़ा देखा था पिछले स्लाइड में कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत मजदूरों का शोषण किया जाता था और उनसे कारखानों में काम कराया जाता था। क्या है? यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी का मतलब हो गया अवैतनिक कार्य, यानी कि कार्य तो करवाया जाएगा लेकिन बेगार, पैसे नहीं दिया जाएंगे, पैसे उसके नहीं मिलेंगे। अवैतनिक
कार्य, या इसी को बेगार भी कहते हैं। यानी कि बिना वेतन के, बिना मजदूरी के कार्य कराना। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं थे, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। यानी कि मजदूर अपने लिए कोई डिमांड नहीं रख सकते थे, न तो वे वेतन बढ़ाने की मांग कर सकते थे, वेतन की मांग कर सकते थे। यहाँ पर तो वेतन दिया ही नहीं जाता था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, दासों की तरह, गुलामों की तरह। और इसके अलावा वो अपने कार्य दशाओं के लिए वो अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं मांग सकते थे। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग नहीं कर सकते थे, समय पर भोजन पानी की मांग नहीं कर सकते थे। यानी कोई अधिकार यहाँ मजदूरों को नहीं था, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार थे। यानी कि जो मिल के मालिक हुआ करते थे या खान के मालिक हुआ करते थे, वो अपनी मर्जी से मजदूरों को कार्य में लगा सकते थे। और कोलोन क्या होता है? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी फ्रांस के रहने वाले लोग यहाँ हिंद चीन में आकर बस गए थे, उन्हीं को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है? अभी तक तो हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा उसका, अब हम समझते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास होता कैसे है। 1903 में फान बोई चाउ द्वारा दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। वियतनामी लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, इसको बस ऐसे ही याद कर लेना है। ये नाम है फान बोई चाउ, एक व्यक्ति का नाम है, एक नेता था वहां का, जिसने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम था दुई तान होई। और इसके अन्य प्रमुख नेता जो थे इस दल के, क्रांतिकारी संगठन के, उनका नाम था कुआंग बे। फान बोई चाउ द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना की गई। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में फान बोई चाउ बताते हैं कि किस तरीके से हिंद चीन में अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से फ्रांसीसियों ने यहाँ पर वियतनाम में आकर उनसे उनके प्राकृतिक संसाधनों को छीन लिया, उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को खराब कर दिया, किस तरह से उनका शोषण किया। इसी नुकसान, इसी लॉस की चर्चा इस पुस्तक में देखने को मिलती है। फिर 1905 में जापान द्वारा रूस की हार। रूस और जापान युद्ध में 1905 में जापान जैसा एक छोटा सा एशियाई देश रूस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश को हरा देता है। इससे विश्व के अनेक छोटे छोटे देशों में जहां राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उनको प्रेरणा मिलती है कि जब जापान जैसा छोटा देश इन राष्ट्रों को हरा सकता है तो हम भी संगठित होकर उपनिवेशवाद का विरोध कर सकते हैं। रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों का प्रभाव। ये हालांकि फ्रांस के ही विचारक थे, लेकिन इन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध में बोला और इसका प्रभाव वियतनामियों पर हिंद चीन में पड़ता है। इन्होंने शक्ति के पृथक्करण की बात की और साथ ही इन्होंने व्यक्तिवाद को उपनिवेशवाद के ऊपर, यानी कि शासन से इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट जनता को माना। यानी कि राजा के या शासक के अधिकारों को जनता के अधिकारों से कम महत्वपूर्ण माना गया। गणतंत्रवादी नेता फान चू त्रिन्ह का उदय। एक नेता आते हैं इस समय यहाँ पर जिनका नाम होता है फान चू त्रिन्ह, और ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर वियतनामी शासन चाहिए। यानी कि यहाँ के जो शासन के अध्यक्ष होंगे, शासन के प्रमुख होंगे, उनका चुनाव हम लोग करेंगे। यानी कि राजतंत्र यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे गणतांत्रिक विचारों से हिंद चीन में प्रभाव पड़ता है। वियतनाम कुआन फूक होई, एक संगठन होता है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, जिसका वियतनामी भाषा में नाम होता है क्या? वियतनाम कुआन फूक होई, और इसकी स्थापना की जाती है। साथ में फांचू त्रिन्ह गणतंत्रवाद का समर्थन, गणतंत्रवाद का प्रसार करते हैं इसके माध्यम से। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में
यहाँ पर जो हिंद चीनी थे, यहाँ से सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती करके ले जाया गया लड़ने के लिए फ्रांस की ओर से। जैसे भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपनी ओर से, वैसे यहाँ पर भी होता है। और जैसा काम अंग्रेजों ने किया वैसे यहाँ पर फ्रांसीसी भी कर रहे थे। यहाँ पर जो हिंद चीनी थे उनको युद्ध की पहली कतार में रखा जाता था, यानी कि सेना की पहली कतार में रखा जाता है। जो भी हमला हुआ उसको पहले इन्हें झेलना पड़ता था। और इन सब के बावजूद इतने लोग शहीद हुए यहाँ पर हिंद चीन के, फिर भी उनके प्रति कोई सम्मान की भावना फ्रांसीसियों के मन में नहीं थी। जो भी लोग युद्ध में मरे उनकी वजह से उनके परिवार की देखभाल के लिए फ्रांसीसियों ने कोई कदम नहीं उठाया, तो इससे काफी असंतोष उत्पन्न हुआ। 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। वियतनामी राष्ट्रवादी दल 1914 में गठित होता है और 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर चीन के विभिन्न वंशों की सत्ता रही थी, हान वंश, मिंग वंश, इन सब की सत्ता रही थी। अब यहाँ से ये लोग चीन को बाहर निकालने के लिए हिंद चीन के क्षेत्रों से, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया इत्यादि क्षेत्रों से चीन को बाहर निकालने के लिए चीनी बहिष्कार आंदोलन शुरू करते हैं। और इनका कहना था कि वियतनाम में या आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें उन्हीं क्षेत्रों का शासन होना चाहिए, किसी बाहरी का शासन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे क्या होता है? एक प्रमुख नेता आते हैं हो ची मिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। हो ची मिन्ह वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। 1917 में न्यूगन आई कोक, ध्यान रखिएगा, हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम जो था वो न्यूगन आई कोक था। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कई बार कि हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम क्या था या दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर चित्र लगा हुआ है हो ची मिन्ह का, इन्हीं का नाम न्यूगन आई क्वोक भी था। ये वियतनामी छात्र थे जिन्होंने पेरिस में साम्यवादियों का समूह बनाया। ये पेरिस गए थे अध्ययन करने के लिए और 1917 में, ध्यान रखिएगा 1917 वही वर्ष है जब रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और वियतनामी साम्यवादी शासन की यहाँ पर स्थापना होती है। और इसी समय साम्यवाद से प्रभावित होकर हो ची मिन्ह पेरिस में साम्यवादी छात्रों के एक दल का गठन करते हैं। इन्होंने मॉस्को में शिक्षा प्राप्त की थी। कई बार यह भी प्रश्न पूछ देता है कि हो ची मिन्ह की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो मॉस्को में हुई थी। मॉस्को रूस में है और ये पेरिस में यानी कि फ्रांस में साम्यवादियों के समूह का गठन करते हैं। 1925 में हो ची मिन्ह द्वारा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया जाता है जो कि साम्यवाद से प्रेरित था। 1930 में वियतनाम कांग सान देंग, एक पार्टी का नाम है, एक दल का नाम है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि साम्यवादी दल था। वियतनामी भाषा में इसका नाम था वियतनाम कांग सान देंग। इसकी स्थापना होती है, यह भी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में किसान, मजदूर, छात्र और बुद्धिजीवी वर्ग एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। वियतनाम स्वतंत्रता लीग यानी वियत मिन्ह, एक और संगठन बनाया जाता है जिसका नाम होता है वियत मिन्ह। हिंदी में इसका मतलब हुआ वियतनाम स्वतंत्रता लीग। इसकी स्थापना भी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में ही हुई थी। तो वियतनाम कांग सान देंग और वियत मिन्ह के माध्यम से हो ची मिन्ह हिंद चीन में साम्यवाद का प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं और उपनिवेशवाद या पूंजीवाद का पूरे ताकत के साथ विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद वियतनाम स्वतंत्र कैसे होता है, आगे की क्या घटनाएं घटती हैं, ये सब हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट है, इस सेशन से संबंधित कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है तो YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री@सारन गुरु पर
मैसेज कर सकते हैं, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपके प्रश्न है यहाँ पर भेज सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।